क्या पाकिस्तान में चाय का दौर खत्म होने वाला है? कहीं हम वाकई एक ऐसी सोसाइटी में दाखिल तो नहीं हो रहे जहां दिन की शुरुआत चाय से नहीं, कॉफी से होगी? ये सुनकर अजीब लगता है, खास तौर पर उस मुल्क में जो दुनिया का सबसे बड़ा चाय का इंपोर्टर है। लेकिन अगर आप आज के शहरी नौजवानों को देखें, खास तौर पर फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स को, तो आपको अंदाजा होगा कि वो चाय या दूध पत्ती की जगह अब ब्लैक कॉफी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बात सिर्फ जायके या कैफीन की नहीं, बल्कि एक बड़े सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल चेंज का इशारा है। हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की चाय की इकोनॉमी कैसे काम करती है, कॉफी की इंपोर्ट, इसकी मार्केट का साइज और बिजनेस मॉडल क्या है। साथ ही हम ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या कॉफी वाकई चाय को रिप्लेस कर सकती है या ये बस एक फैशन है जो सिर्फ एलीट क्लास तक महदूद है। और सबसे अहम बात, क्या पाकिस्तान का वर्क कल्चर वाकई अमेरिकन मॉडल की तरफ बढ़ रहा है? आइए चाय से काफी तक के इस सफर को समझते हैं और देखते हैं कि हम कहां से चले थे और अब कहां आ गए हैं। कॉफी पाकिस्तान आ तो चुकी है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक खास तबके तक महदूद है। वो तबका जो डिस्पोजेबल इनकम रखता है और जिसे चाय से आगे कुछ चाहिए। लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान आज भी चाय पीने वालों का ही मुल्क है। सरकारी एदादोशुमार देखें तो हर एक कप कॉफी के मुकाबले में 735 कप चाय पी जाती है। ये फर्क 20 साल पहले 14,000 था, जो अब कम होते होते 735 रह गया है। यानी कॉफी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रही है, खास तौर पर उन लोगों में जो फ्रीलांसर्स या रिमोट वर्कर्स हैं। पाकिस्तान में कॉफी की इंपोर्ट अब भी सिर्फ $2 मिलियन सालाना है, यानी छोटी मार्केट। लेकिन अगर आप किसी कैफे में कॉफी का कप खरीदे तो उसकी कीमत का सिर्फ 5 से 10% कॉफी की असल लागत होती है। बाकी सब ब्रांडिंग, लोकेशन और लाइफस्टाइल। यही वजह है कि पाकिस्तान में कॉफी की टोटल मार्केट तकरीबन $20 मिलियन की बन चुकी है। अब अगर आप इसको स्टारबक्स से कंपेयर करें तो अमेरिका में इनका एक स्टोर साल में $1.2 मिलियन की सेल करता है। यानी सिर्फ एक अमेरिकन कैफे जितनी कॉफी बेचता है, पाकिस्तान के सारे कैफे मिलकर भी उतनी नहीं बेचते। लेकिन यहाँ असल बात कुछ और है, और वो ये कि कॉफी अब कैफीन नहीं बल्कि एक सोशल सिग्नल है जो ये जाहिर करती है कि आपकी रूटीन, काम और क्लास ट्रेडिशनल स्टाइल से मुख्तलिफ है। और यही वो फर्क है जो चाय से कॉफी तक के सफर को सिर्फ जायके की तब्दीली नहीं बल्कि एक कल्चरल शिफ्ट बनाता है। और यहीं से सवाल उठता है कि पाकिस्तान में चाय का असल रोल क्या है। ये सिर्फ ड्रिंक नहीं बल्कि एक पूरा सोशल एनवायरनमेंट है। यहाँ तक कि अगर कोई आपको चाय की ऑफर करे और आप इनकार करें तो बहुत अजीब समझा जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हम इतनी चाय क्यों पीते हैं, जबकि ये हमारी अपनी प्रोडक्शन भी नहीं? जी हाँ, जो चाय हम रोज पीते हैं उसका तकरीबन तमाम खाम माल कीनिया से आता है। और कीनिया में भी ये चाय अंग्रेजों ने शुरू करवाई थी 1903 में। वैसे चाय का असल पौधा चीन से आया था और फिर चीन से होते हुए ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई हिंदुस्तान, खास तौर पर शुमाल मशरकी इलाकों में। तो सीधी सी बात है, हम चाय इसलिए नहीं पीते कि ये कोई सदियों पुरानी लोकल रवायत है। हम पीते हैं क्योंकि अंग्रेज पीते थे और यहाँ जो कुछ अंग्रेज करते थे वही कल्चर माना जाता था। चाय भी इन्हीं शाही रवायात में से एक है, जैसे कि सिविल सर्विसेज, जिसे बरतानिया ने मुकाबले के इम्तिहान के जरिए बनाया था और जो आज भी पाकिस्तान में कायम है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि सिविल सर्विस और चाय का ताल्लुक इतना गहरा है कि अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट से मिलने जाएं तो चाय का कप बहुत जरूरी होता है। शुरू में चाय सिर्फ नौआबादियाती इशराफिया और अंग्रेजों की चीज थी, लेकिन बाद में, खास तौर पर उनके जाने के बाद, ये आम पाकिस्तानी की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गई। इसमें एक बड़ा हाथ था यूनिलीवर का, जिन्होंने 1950s में IBA के कुछ नौजवान भर्ती किए और इनके जरिए पूरे मुल्क में यह तासुर फैलाया कि चाय पीना हर मुहज्जिब पाकिस्तानी की अलामत है। लेकिन सिर्फ इश्तिहारात ने हमें चाय नोश नहीं बनाया, चाय ने वाकई दो बड़े काम किए और आज भी करती है। सबसे पहले तो ये कि चाय सिर्फ कैफीन नहीं देती बल्कि ये एक सस्ता नाश्ता भी है। सोचिए
एक कप चाय में दूध, चीनी, पानी और चाय की पत्ती मिलकर लगभग 150 से 200 कैलोरीज देते हैं। साथ ही 40 से 60 मिलीग्राम कैफीन भी, यानी थोड़ी तवानाई, थोड़ा फोकस और वो भी सस्ते में। अगर साथ एक खुश्क रोटी हो तो कुल मिलाकर 400 कैलोरीज का नाश्ता बन जाता है, जो एक मजदूर को कई घंटे निकालने में मदद देता है। इसी तरह अगर मिडिल क्लास की बात करें तो उनके लिए चाय एक सोशल टूल भी है। कोई मिलने वाला आया है, चाय बना लो। काम की बात करनी है तो कहा जाता है चाय पर बात होगी। खास तौर पर सेल्स वाले लोग जानते हैं कि चाय वो मोमेंट देती है जिसमें वो अपने क्लाइंट से मुलाकात का ना सिर्फ बहाना बना सकते हैं, बल्कि तसल्ली से उन्हें अपनी बात भी समझा सकते हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डाटा और इन्फ्लेशन रेट्स को देखें तो प्रॉफिट मैगजीन का अंदाजा है कि एक औसत पाकिस्तानी घर हर महीने 800 रुपए सिर्फ चाय पर खर्च करता है। और ये खर्च सिर्फ अपर मिडिल क्लास नहीं कर रही, बल्कि मुल्क के सबसे गरीब घराने भी इसमें शामिल है। चाय को हमारे ब्यूरोक्रेट शायद जरूरत से ज्यादा अहम समझते हैं और बरसों से एक ख्वाब देखा जा रहा है कि हम चाय खुद उगाएं, बाहर से ना मंगवानी पड़े। लेकिन ख्वाब देखना और इस पर अमल करना दो अलग बातें हैं। 40 साल की कोशिश हो चुकी है, यूनिलीवर जैसे बड़े ब्रांड्स भी शामिल रहे, मगर आज तक पाकिस्तान में चाय के लिए सिर्फ 900 हेक्टेयर जमीन ज़ेरे काश्त है और इस जमीन से साल भर में जो चाय पैदा होती है वो है सिर्फ 25 टन। अब जरा दूसरी तरफ देखें, 2024 में पाकिस्तान ने बाहर से 2,44,000 टन चाय इंपोर्ट की और इस पर खर्च हुए $634 मिलियन। तो सीधी सी बात है, हम जो चाय पीते हैं वो सारी बाहर से आती है और इस हिसाब से पाकिस्तान अब दुनिया का सबसे बड़ा चाय का इंपोर्टर बन चुका है। सवाल ये है कि हम खुद ज्यादा चाय क्यों नहीं उगाते? जवाब बहुत सादा है, इसका कोई माशी फायदा ही नहीं। पाकिस्तान में अगर आप ब्लैक टी उगाते हैं तो उसकी कच्ची पत्ती की कीमत बनती है 46 रुपए फी किलो, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में यही पत्ती 20 से 22 रुपए फी किलो में मिल रही है। खास तौर पर अगर आप यूनिलीवर मानसहरा वाले अदादो शुमार लें, यानी आपकी चाय महंगी है और क्वालिटी या पैदावार कम। अब अगर पाकिस्तान ये चाहे कि वो वाकई अपनी चाय खुद उगाए तो कम से कम 10,000 हेक्टेयर जमीन चाहिए, साथ साथ वैल्यू एडिशन भी और पूरी सप्लाई चेन में लागत कम करने के इकदाम भी। लेकिन सच ये है कि ऐसा करने के लिए जो मुसलसल पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होती है वो आज तक मिली ही नहीं। अब एक और बात देखें कि पाकिस्तान की फी हेक्टेयर चाय की पैदावार दुनिया के औसत का सिर्फ 40% है, यानी हम जमीन भी कम लगा रहे हैं और जो लगा रहे हैं वहां से आ रहा है कम माल। कीमत के हिसाब से देखें, पाकिस्तान में चाय की कीमत 46 रुपए फी किलो, भारत में 22 रुपए 90 पैसे, बांग्लादेश में 27 रुपए। लेकिन असल फर्क आता है प्रॉफिट में। पाकिस्तान में फी हेक्टेयर प्रॉफिट है $1360, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर यही प्रॉफिट बनता है $1600। फर्क छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये फर्क जमीन की पैदावार से आ रहा है और यही वजह है कि चाय उगाना हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं बनता। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि चाय का कल्चर खत्म हो गया है, बस एक नया रुझान उभर रहा है, कॉफी, और इसके साथ आया है कैफे कल्चर। पाकिस्तान में जो आज हमें कैफे नजर आते हैं ये हमेशा से नहीं थे। 90s तक अपर मिडिल क्लास भी बमुश्किल महीने में एक आध बार रेस्टोरेंट जाती थी और सिर्फ कॉफी पीने और गपशप के लिए बाहर जाना ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था। ना शहर में ऐसी जगह होती थी और ना लोगों के पास इतनी डिस्पोजेबल इनकम कि वो ऐसा कुछ प्लान कर सकें। हाँ, ढाबे जरूर होते थे, मगर वो अलग चीज थे। कॉफी का नाम तो सुना जाता था, मगर प्रैक्टिकली ये सिर्फ आर्मी मैसेज में मिलती थी, यानी कैफे जहां सिर्फ बैठकर कॉफी पी जाए और खाना ना खाया जाए, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी कल्चर में था ही नहीं। और जब लोगों के पास ज्यादा पैसा ना हो तो वो किसी ऐसी जगह क्यों जाएंगे जहां सिर्फ बैठने और पीने की सहूलत हो, खाने की नहीं। फिर एक नया दौर आया, 2006। अमूमी तौर पर राय दी जाती है कि कराची के जमजमा में एक जगह खुली जिसने पूरा सीन बदल दिया और वो थी एस्प्रेसो। अब याद रहे, उस वक्त जमजमा को खास अच्छी जगह नहीं थी, कचरा, छोटी गलियां, बेतरतीब पार्किंग, लेकिन ये वो वाहिद इलाका था जहां थोड़ी बहुत यूरोपियन वाइब महसूस होती थी, खास तौर पर अपर मिडिल क्लास के लिए। यही वो जगह थी जहां एस्प्रेसो ने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, जिन पर बड़ी बड़ी प्लेट्स नहीं, सिर्फ कॉफी के कप और शायद कोई छोटा स्नैक रखा जाए, कुर्सियां करीब करीब,
ताकि आप जिससे मिलने आए हैं उसकी बात सुन सकें। सीटें ऐसी जो आरामदेह हों लेकिन खाने के लिए आगे झुकने जैसी ना हो। एस्प्रेसो ने रात 7 बजे के बाद एक पॉलिसी लगा दी कि सिर्फ वो मर्द अंदर आ सकते हैं जो किसी खातून के साथ हो। ये बड़ा कदम था। इससे एक नया हैंगआउट कल्चर बना, खास तौर पर उन काम करने वाली खवातीन के लिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर में आ रही थीं। अब अगर कोई मर्द इनसे मिलना चाहे तो उसे वहां ही आना पड़ता था, और वो भी महज़ब तरीके से। यही वो पॉइंट था जहां से पाकिस्तान में कैफे को एक सोशल स्पेस के तौर पर कबूल किया जाने लगा। यहाँ से हम थोड़ा पीछे भी जा सकते हैं। दुनिया में कैफे सबसे पहले 14वीं सदी के आसपास दमिश्क और मक्का में नजर आए। फिर 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के बादशाह सुलेमान आजम जब मक्का आए तो ये कॉन्सेप्ट उनके साथ इस्तांबुल चला गया। इस्तांबुल से होता हुआ ये ख्याल यूरोप पहुंचा, खास तौर पर वियना और लंदन, जहां ये कॉफी हाउसेस अमली और फिक्री गुफ्तगू के मराकज बन गए। अब पाकिस्तान के मौजूदा कैफेज इसी यूरोपियन मॉडल से ज्यादा मुशाबित रखते हैं, जहां आप एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। इसके बरक्स अमेरिकन मॉडल कुछ और है। वहां कैफे बस एक जगह होते हैं जहां आप सुबह जल्दी जाकर कैफीन का डोज ले लें और निकल जाए। अमेरिका में कैफे सुबह 5 बजे खुल जाते हैं, हफ्ते और इतवार को भी, क्योंकि वहाँ की अपर मिडिल क्लास सुबह जल्दी उठती है और उन्हें फौरन कॉफ़ी चाहिए होती है। अब देखें, हम अमेरिकन कॉफ़ी मॉडल को यूं ही नहीं ला रहे बीच में। इसकी एक बहुत ख़ास वजह है, क्योंकि अमेरिका में कॉफ़ी सिर्फ ड्रिंक नहीं, ये काम करने का हथियार है। यकीनन लोग जायके की बात भी करते हैं, कौन सी ब्लैक है, कौन सी मीठी, कौन सी क्रीमी, लेकिन आखिर में बात आ जाती है एक चीज़ पर, कैफीन। क्योंकि एक आम अमेरिकन वर्कर का कहना होता है कि मुझे जायका बाद में दो, पहले बस कैफीन दे दो ताकि मैं फोकस में आ जाऊं। यानी ये बस काम करने के लिए फ्यूल है। अमेरिका में तो कैफीन का जुनून इस हद तक है कि कोल्ड ब्रू कॉफी आम बात है। पाकिस्तान में अभी तक कोल्ड ब्रू कॉफी पूरी तरह आई नहीं। कुछ कैफे जो बेच रहे हैं वो बस आइस कॉफी को कोल्ड ब्रू का नाम दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने असल में कोल्ड ब्रू पी हो तो आपको समझ आ जाएगी कि लोग कोकेन क्यों लेते हैं। क्योंकि ये कॉफी भी कुछ कम नहीं लगती, बिल्कुल लीगल, और एनर्जी का वो लेवल देती है जो आपको घंटों जगा के रखे। ये जो कॉन्सेप्ट है कि कॉफी कोई जरूरत की दवा है जो दिमाग को रीप्रोग्राम करती है ताकि वो लंबे वक्त तक तेज चले, ये मॉडल अभी पाकिस्तान में पूरी तरह आया नहीं, लेकिन आ रहा है और बहुत तेजी से आ रहा है। अब एक नया तबका पैदा हो रहा है जो कैफे को सिर्फ दोस्तों से मिलने की जगह नहीं समझता बल्कि एक वर्क स्पेस समझता है। ये वो लोग हैं जो रिमोट जॉब्स कर रहे हैं, वो भी ऐसी कंपनीज के साथ जो किसी और मुल्क के टाइम जोन में है। और यहाँ एक बात याद रखें, जब मुख्तलिफ मुल्कों के लोग एक साथ काम करते हैं तो सबका डिफॉल्ट कल्चर अमेरिकन बन जाता है, चाहे टीम में कोई अमरीकी हो या ना हो। अभी पाकिस्तान में तकरीबन 2% वर्कफोर्स या तो फ्रीलांसर्स है या रिमोट एम्प्लॉयज। इनका कल्चर, इनकी डेडलाइंस, इनका वर्क पेस सब कुछ मुख्तलिफ है। ज्यादा कंपटीशन, ज्यादा प्रेशर, सख्त डेडलाइंस और लंबी रातें। अब ऐसे में जहां दिमाग को घंटों तेज काम करना हो तो चाय की कैफीन काफी नहीं होती, तब कॉफी शौक नहीं रहती, जरूरत बन जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अब पाकिस्तान में जितने भी को वर्किंग स्पेसेस खुल रहे हैं वहाँ चाय तो होती है, लेकिन साथ साथ कॉफी भी मुस्तकिल तौर पर मौजूद है। और कराची जैसे शहरों में तो कुछ को वर्किंग स्पेसेस अपने अंदर ही एक छोटा कैफे खोलने की तरफ जा रहे हैं। अब देखें, हम मानते हैं कि अभी पाकिस्तान में कॉफी की कुल मार्केट ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन एक चीज तय है कि ये बिजनेस अब तेजी से फैल रहा है। प्रॉफिट मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में पाकिस्तान में 256 नए कैफे खुले। सबका मेयार, कीमत, स्टाइल अलग अलग था, और ये तो वादे नहीं कि उनमें से आज कितने बाकी हैं, लेकिन इतना जरूर साफ है कि मार्केट गर्म हो चुकी है। और सिर्फ लोकल बिजनेस ही नहीं, अब बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स भी पाकिस्तान में आकर कामयाब हो रहे हैं। अब अगर आप देखें तो बज़ाहिर सबसे कामयाब नाम इस वक्त लगता है ग्लोरिया जीन्स का, जिसका आगाज अमेरिका के शिकागो से हुआ और अब ये एक ऑस्ट्रेलियन फ्रेंचाइज बन चुकी है। पाकिस्तान में इसके 56 आउटलेट्स हैं और ये मुल्क की सबसे बड़ी कॉफ़ी चेन बन चुकी है। इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये मुख्तलिफ शहरों में सब फ्रेंचाइज की इजाज़त देती है। यानी अगर आप सरगोदा जैसे शहर में रहते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट है
तो आप अपने शहर में ग्लोरिया जीन्स खोल सकते हैं, और ये हो भी रहा है। फिर आता है टिम हॉर्टन्स, कैनेडियन ब्रांड। इसने फरवरी 2023 में लाहौर में पहला आउटलेट खोला और अब इसके 16 आउटलेट्स हो चुके हैं जो मुख्तलिफ शहरों में फैल चुके हैं। अब एक और ब्रांड है कोस्टा कॉफ़ी, बरतानिया का ब्रांड। इसने पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में कराची में एंट्री ली, लेकिन सिर्फ 3 साल में बंद हो गया। अब दिसंबर 2022 से ये दोबारा आया है और इस वक्त मुल्क में इसकी 3 ब्रांचेस काम कर रही हैं। इंटरनेशनल के अलावा एस्प्रेसो के बाद कई लोकल कैफ़े और नई चेन्स भी कामयाबी से चल रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या कॉफ़ी सिर्फ चंद शहरों का फिनोमिना रहेगी या वाकई चाय की जगह ले लेगी? ये बात तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना वादे है कि कॉफ़ी अब सिर्फ फैशन नहीं रही। पाकिस्तान के एलीट कल्चर में पिछले कुछ सालों में एक खामोश तब्दीली आई है। पहले हर चीज़ के लिए देखा जाता था बरतानिया की तरफ, यानी फैशन, तालीम, बातचीत, स्टाइल, सब कुछ ब्रिटिश स्टाइल में होना चाहिए। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इस जगह पर अमेरिका आ चुका है। थोड़ा सा पीछे चलकर देखते हैं, जब अमेरिका में होस्टन टी पार्टी हुई थी तो उन्होंने ब्रिटिश चाय समुंदर में फेंक कर कहा था कि अगर अंग्रेज चाय पीते हैं तो हम कॉफ़ी पिएंगे। अब अगर हम भी अपने एलीट कल्चर के जरिए बरतानवी अंदाज को पीछे छोड़कर अमेरिकन स्टाइल अपनाना चाहते हैं, तो फिर ये जो कॉफ़ी का रुझान है, ये सिर्फ एक वक्ती फैशन नहीं हो सकता। ये शायद एक ज़हनी और माशी तब्दीली है। अभी भी सच यही है कि पाकिस्तान में कॉफ़ी का मार्केट शेयर बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप ये देखें कि कॉफ़ी कौन पी रहा है और वो कौन लोग हैं जिनके रवैये दूसरे अपनाना चाहते हैं, तो आपको नजर आएगा कि ये कुछ खास लोग हैं और वही तब्दीली का आगाज करते हैं। अब ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक लहर हो, जैसे कि 2006 से 2010 के दौरान हुआ था। तब भी कैफे खुले और फिर आहिस्ता आहिस्ता बंद भी हो गए, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि ये नई लहर 2020 के बाद शुरू हुई, जब पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स की तादाद अचानक बहुत तेजी से बढ़ी। और सबसे दिलचस्प बात, ये वो लोग हैं जिनकी तनख्वाहें भी डॉलर में आती हैं और मिजाज भी अब तकरीबन अमेरिकन हो चुका है। तो मुमकिन है कि हम इस वक्त एक बहुत बड़ी शिफ्ट के दौर में खड़े हो, जहां कॉफी सिर्फ ड्रिंक नहीं बल्कि एक नई जिंदगी का इशारा है। शायद ये वो पॉइंट है जब ब्रिटिश सल्तनत का ज़हनी असर बिल आखिर खत्म हो रहा है।